तो आज हमारे सामने जो नोट्स है वो है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के दौर पर। सबसे पहला बड़ा नाम रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इनके बारे में सबसे जरूरी मूव क्या था जो हमें पकड़ना चाहिए? एक शब्द में कहूं तो द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन। हाँ, ये क्लाइव की सबसे शातिर चाल थी। इसे ऐसे समझिए, कंपनी ने कहा पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी और सेना का कंट्रोल हमारा होगा। अच्छा, लेकिन लोगों को संभालने, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम यानी निजामत, वो नवाब साहब आप देखिए। मतलब पावर कंपनी की, लेकिन सारी जिम्मेदारी नवाब की। एग्जैक्टली। अगर कुछ भी गलत हो तो लोग नवाब को दोष देंगे, कंपनी को नहीं। कमाल की स्ट्रैटेजी है। और 1765 की इलाहाबाद की संधि से इस पर आप कह सकते हैं मोहर लग गई। ओ, जहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी। हाँ, वो भी एक तरह से कंपनी के पेंशनर बन गए। ये वो पल था जब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो किंग मेकर बन गई। और जमीन पर इस काम को करने के लिए उन्होंने बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा शिताब राय को उप दीवान बनाया। मतलब भारतीय चेहरों के पीछे से राज करो। ठीक है, तो क्लाइव ने खेल शुरू कर दिया। लेकिन मेरे नोट्स में अगला नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स और उनके नाम के आगे लिखा है पहला गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फर्क था? ये बदलाव क्यों हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, क्लाइव के समय कंपनी बेलगाम थी, उसके अफसर खूब भ्रष्टाचार कर रहे थे। अच्छा। तो ब्रिटिश संसद ने लगाम कसने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ओके। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन कर दिया। ये कंपनी के भारतीय साम्राज्य को सेंट्रलाइज करने की पहली बड़ी कोशिश थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस नए ज्यादा पावरफुल पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल। और हेस्टिंग्स ने आते ही सिस्टम को कसना शुरू कर दिया। हाँ। उन्होंने सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। हाँ, जो एक साफ संकेत था कि अब पावर का सेंटर नवाब का दरबार नहीं, कंपनी का दफ्तर होगा। सही। और उन्होंने क्लाइव के द्वैध शासन को खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि अब वो पर्दे के पीछे से काम नहीं करना चाहते थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे। मतलब अब सीधे सीधे। इसीलिए उन्होंने इजारेदारी प्रथा शुरू की, जिसमें जमीन का टैक्स वसूलने का ठेका 5 साल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। अच्छा। और इस पूरे सिस्टम को देखने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया, सब कुछ सीधे कंपनी के हाथ में। लेकिन मेरे नोट्स में यहाँ एक बहुत अजीब बात लिखी है। क्या? एक तरफ हेस्टिंग्स प्रशासन कस रहे हैं, मराठों और मैसूर से जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे लें। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। कलकत्ता में मदरसा खुलवा रहे हैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो रही है, विलियम विल्किंस गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, और सर विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? मुझे ये विरोधाभास समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये विरोधाभास ही उस दौर की आत्मा है। इसे ओरिएंटलिज्म कहते हैं। ओरिएंटलिज्म? हाँ, अंग्रेजों का एक धड़ा ये मानता था कि भारत पर राज करने के लिए उसकी भाषा, उसके कानून और उसकी संस्कृति को समझना जरूरी है। अच्छा। ये कोई भारत प्रेम नहीं था, ये शासन करने का एक टूल था। वो भारतीय ज्ञान को कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वो बेहतर शासक बन सकें। वाह, ये तो बहुत गहरा इंसाइट है। इसीलिए एक तरफ वो रिंग फेंस पॉलिसी के तहत भारतीय राज्यों को बफर जोन बनाकर अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ के ज्ञान को अपनी लाइब्रेरी में सहेज रहे थे। और विवाद भी उनके साथ बहुत जुड़े। नंदन कुमार को फांसी दिलवाने का मामला, हाँ, और फिर इंग्लैंड में उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलना। और हाँ, भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट भी उन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ। तो हेस्टिंग्स ने नींव तो डाल दी, लेकिन वो थोड़ी कच्ची थी, विवादों से भरी थी। उस नींव पर एक मजबूत कंक्रीट की इमारत खड़ी करने और उसे एक पेशेवर सिस्टम देने का काम किया अगले बड़े खिलाड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, इसका असल में क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उन्होंने कंपनी की अफसरशाही को एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में बदल दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए अफसरों की सैलरी बढ़ाई और उनके प्राइवेट व्यापार पर बैन लगा दिया। और फिर वो लाए अपना मशहूर कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड? हाँ। इसका फंडा सिंपल था, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी टैक्स वसूलने वाला कलेक्टर अब जज नहीं बन सकता। दोनों के काम अलग कर दिए गए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था,
ये भारतीय शासन की आत्मा पर एक अंग्रेजी मोहर लगाने जैसा था। पहली बार न्याय और राजस्व को अलग किया गया, जिससे कलेक्टर अचानक जिले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। और उसकी वफादारी सिर्फ कंपनी के प्रति थी। बिल्कुल, स्थानीय राजा या नवाब के प्रति नहीं। आज भी हमारे डीएम और कलेक्टर के ऑफिस की जो अपार शक्ति है, उसकी जड़ें यही हैं। और उनका सबसे मशहूर काम 1793 का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, ये जमीन से टैक्स वसूलने का एक नया मॉडल था, जिसका प्लान जॉन शोर ने बनाया था। ओके। इसमें जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया और उसे हमेशा के लिए एक फिक्स्ड रकम कंपनी को देनी होती थी। फिक्स्ड रकम। हाँ, नियम था कि जमींदार वसूले गए लगान का 10-11 हिस्सा कंपनी को देगा और 1/11 हिस्सा खुद रखेगा। कंपनी के लिए फायदे का सौदा था। आमदनी फिक्स हो गई और जमींदारों के रूप में एक वफादार क्लास भी तैयार हो गया। अच्छा, तो बंगाल में तो जमींदारी थी, लेकिन क्या ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई? मुझे याद है नोट्स में 2 और नाम थे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये पूरे भारत में लागू नहीं हुई। अंग्रेजों ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। इसे आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। बताइए। एक थी जमींदारी, जो कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में शुरू की। यहां सरकार और किसान के बीच में एक बिचौलिया था, जमींदार। ये करीब 19% जमीन पर थी। ठीक है। फिर आई रैयतवाड़ी, जो थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे में लागू की। ये सबसे बड़े हिस्से, करीब 51% जमीन पर थी। ओह। यहां कोई बिचौलिया नहीं था। सरकार सीधे किसान यानी रैयत से टैक्स लेती थी। और तीसरी थी महलवाड़ी, जिसे होल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत और पंजाब में शुरू किया। ये 30% हिस्से पर थी। यहां टैक्स किसी एक किसान से नहीं, बल्कि पूरे गांव यानी महल से एक यूनिट के तौर पर वसूला जाता था। ये बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया, मतलब जैसी जगह वैसा सिस्टम। बिल्कुल। ठीक है, कॉर्नवालिस ने सिस्टम बना दिया। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली पर और उनकी कुख्यात सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। हाँ, ये क्या बला थी? ये एक तरह का मीठा जहर था, एक पॉलिटिकल ट्रैप। मीठा जहर? हाँ, अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते और कहते, देखिए आपके पड़ोसियों से आपको खतरा है, हम आपको अपनी मॉडर्न सेना देकर सुरक्षा देंगे। अच्छा। बदले में राजा को 3 शर्तें माननी पड़ती थीं। 1, अपनी खुद की सेना भंग करनी होगी। 2, ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपनी राजधानी में रखना होगा और उसका सारा खर्च भी उठाना होगा। और तीसरा? और 3, अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, को रखना होगा। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन को ही घर में बिठा लो। इससे तो राजा की आजादी ही खत्म हो गई। बिल्कुल, वो नाम के राजा रह गए, असली कंट्रोल तो ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गया। और इस जाल में फंसे कौन कौन? अरे लाइन लग गई। सबसे पहले हैदराबाद 1798, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, लगभग सब। बस इंदौर के होलकर थे जो आखिर तक इससे बचे रहे। ये वेलेस्ली तो बड़े महत्वाकांक्षी लगते हैं। महत्वाकांक्षी? अरे वो तो खुद को बंगाल का शेर कहते थे। बंगाल का शेर? हाँ। सोचिए कितना अहंकार रहा होगा उस आदमी में। वो भारत को अपनी जागीर समझते थे और इसी सोच के तहत उन्होंने सिविल सेवा में आने वाले नए अंग्रेज लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। नोट्स कहते हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। या फिर कंफ्यूजन है? हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और बेंटिक भारत के, ये क्या चक्कर है? ये ब्रिटिश कंट्रोल के और ज्यादा कसने का सबूत है। 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया। ओके। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को और शक्तिशाली बनाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब अब कानून बनाने की सारी शक्तियां कलकत्ता में एक व्यक्ति के हाथ में सिमट गईं। तो इस नए और ज्यादा ताकतवर पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही। और बेंटिक को उनके सामाजिक सुधारों के लिए बहुत याद किया जाता है। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत 1829 में, कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का खात्मा, ये तो बहुत ही प्रगतिशील कदम थे। हाँ, सतह पर तो यही लगता है और ये थे भी। लेकिन कई इतिहासकार ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये सच में सिर्फ मानवतावादी कदम थे या भारतीय समाज को असभ्य और पिछड़ा बताकर ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से सही ठहराने का एक तरीका भी था। ओह, ये एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। उनका मकसद सिर्फ समाज सुधार नहीं था, बल्कि एक ऐसा आधुनिक भारत बनाना था जो ब्रिटिश हितों के अनुकूल हो। और इसी सोच के तहत उन्होंने मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। हाँ,
और मैकॉले का मकसद साफ था, ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज। मतलब सस्ते क्लर्क तैयार करना जो अंग्रेजी राज की मशीनरी को चला सकें। बिल्कुल। लेकिन इस फैसले का एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ। इसने एक ऐसे पढ़े लिखे भारतीय वर्ग को जन्म दिया जो बाद में आजादी की मांग करने वाला था। बेंटिक के बाद कुछ छोटे लेकिन जरूरी नाम आते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। हाँ, फिर लॉर्ड ऑकलैंड, जिनके समय अफगानिस्तान में अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई, लेकिन उन्होंने जीटी रोड की मरम्मत करवाई। और फिर लॉर्ड एलनबरो, जिन्होंने सिंध को हड़प लिया, दास प्रथा खत्म की और रविवार की छुट्टी शुरू की। हाँ, ये छोटे छोटे कार्यकाल असल में एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसे थे। मतलब क्योंकि इसके बाद वो गवर्नर जनरल आया जिसने इस शतरंज के खेल को लगभग चेकमेट की स्थिति में पहुंचा दिया, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनका नाम आते ही एक ही चीज दिमाग में गूंजती है, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल। ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का सबसे तेज और सबसे विवादास्पद हथियार था। ये था क्या असल में? इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई बोर्ड गेम हो। अंग्रेजों ने एक नया नियम बना दिया कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, वो राज सीधे बैंक यानी कंपनी के पास चला जाएगा। गोद लेने की हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा को उन्होंने एक झटके में गैर कानूनी बना दिया। ये तो रातों रात रियासतें हड़पने का एक लीगल तरीका था। वही तो। और इस नियम के तहत उन्होंने लाइन लगा दी। सबसे पहले सतारा 1848, फिर जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर। झांसी भी इसमें था? हाँ, एक के बाद एक कई रियासतें ब्रिटिश राज में मिला ली गईं। और जो इस नियम से नहीं फंसी, जैसे कि अवध, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। अच्छा, कुशासन का। हाँ, कि आपसे राज ठीक से चल नहीं रहा है इसलिए हम इसे ले रहे हैं। अवध का विलय एक ऐसा कदम था जिसने बहुत ज्यादा असंतोष पैदा किया। लेकिन डलहौजी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। उन्हें एक आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। भारत में पहली रेलवे लाइन, पहला डाक टिकट, पहली तार लाइन, ये सब उन्हीं के समय में शुरू हुआ। हाँ, और ये डलहौजी के चरित्र का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। कैसे? एक तरफ वो एक निर्मम साम्राज्यवादी था जो रियासतें हड़प रहा था, और दूसरी तरफ वो एक मॉडर्नाइजर था जो भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था जो ब्रिटिश राज को और मजबूत कर सके। मतलब ये सब भारत के भले के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं। रेलवे क्यों बनाई गई? ताकि सेना और कच्चे माल को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। तार लाइन क्यों बिछाई गई? ताकि सूचना तेजी से पहुंचे और विद्रोह को आसानी से कुचला जा सके। अच्छा। और शिक्षा के क्षेत्र में वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो भी इन्हीं के समय आया। हाँ, इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने पहली बार ऊपर से नीचे तक भारतीय शिक्षा का एक पूरा खाका तैयार किया। गांव में देसी भाषा में प्राइमरी स्कूल से लेकर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यूनिवर्सिटी बनाने तक। मकसद वही था, पढ़े लिखे क्लर्क और वफादार बाबू तैयार करना। वायसराय का काल, ये वो लोग थे जिनके एक एक फैसले ने भारत का नक्शा, समाज और भविष्य सब कुछ बदल दिया। लॉर्ड कैनिंग से शुरू करते हैं। इनके साथ ही वायसराय के पद का जन्म हुआ था, है ना? एकदम सही। लॉर्ड कैनिंग एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन के पहले वायसराय। मतलब ये सिर्फ पद का नाम बदलना नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये सत्ता का पूरा ट्रांसफर था। और इसकी वजह थी एक भूचाल, 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति, जिसने तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तो कैनिंग का पूरा कार्यकाल इसी के असर को संभालने में निकल गया होगा। काफी हद तक। विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन अंग्रेज ये समझ गए थे कि अब पुराने तरीके से राज नहीं चल सकता। कैनिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीयों का भरोसा वापस जीतना, जो कि मतलब लगभग नामुमकिन था। इसी कोशिश में उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे कि वो व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म करना। वो नीति जिसके तहत अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं होती थी तो अंग्रेज उसकी रियासत को हड़प लेते थे। हाँ, वो सबसे बड़ा कांटा था जिसने कई राजे रजवाड़ों को विद्रोह के लिए उकसाया था। उसे खत्म करना एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। ये कोई दिल बदलने वाली बात नहीं थी, एक राजनीतिक मजबूरी थी। इसके साथ ही मुगल सम्राट का पद,
वो भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, जो एक पूरे युग का ऐलान था। अच्छा, लेकिन कैनिंग ने सिर्फ पुराने जख्मों पर मरहम ही नहीं लगाया, बल्कि कुछ नई नींव भी रखी। आप 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम की बात कर रही हैं? जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट बने। हमारी आज की न्याय व्यवस्था की जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। जी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के जबरदस्त प्रयासों के बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कैनिंग के समय में ही लागू हुआ। तो अब देख सकती हैं, एक तरफ विद्रोह का दमन, दूसरी तरफ प्रशासनिक और सामाजिक सुधार। ये विरोधाभास पूरे वॉयसराय काल में दिखता है। कैनिंग के बाद का दौर तो और भी नाटकीय लगता है मुझे। लॉर्ड मेयो का किस्सा बड़ा अजीब लगता है। भारत की पहली जनगणना करवाई, अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया, कृषि विभाग की स्थापना की, और फिर पोर्ट ब्लेयर में एक कैदी ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी। सोचिए, साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी और उसका अंत ऐसा। ये घटना बताती है कि सत्ता पर शांति दिखने के बावजूद जमीन के नीचे असंतोष की आग कितनी गहरी थी। मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी नाम के एक अफगान कैदी ने की थी। ये ब्रिटिश राज के लिए एक सीधी चुनौती थी कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। भले ही मेयो का कार्यकाल छोटा था, लेकिन 1872 की जनगणना भारत को समझने की पहली बड़ी प्रशासनिक कोशिश थी। मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, जो ओवन मेरेडिथ के छद्म नाम से कविताएं लिखते थे। लेकिन उनके काम कवि जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि काफी कठोर और विवादित थे। कठोर शब्द शायद छोटा पड़ जाए। लिटन की नीतियां भारतीय आकांक्षाओं को कुचलने के लिए ही बनाई गई थीं। 2 उदाहरण सबसे साफ हैं। पहला, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोंट दिया। हाँ, अंग्रेजी अखबारों पर कोई पाबंदी नहीं थी। निशाना सिर्फ सोम प्रकाश जैसे राष्ट्रवादी आवाज उठाने वाले अखबार थे। वैसे अगर अंग्रेजों के नजरिए से देखें तो क्या ये उनकी मजबूरी नहीं थी? एक उभरता हुआ साम्राज्य अपनी ही जुबान में हो रही आलोचना को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? ये अच्छा सवाल है। लेकिन लिटन का दूसरा कदम देखिए। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी। अच्छा। ये सिर्फ एक नियम बदलना नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सत्ता के गलियारों से दूर रखेंगे। ये शिक्षित भारतीय वर्ग के लिए एक सीधी चुनौती थी कि आपकी हदें तय कर दी गई हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब भारत के बड़े हिस्से में भयानक अकाल पड़ा था, और लिटन दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए एक आलीशान दरबार सजा रहे थे। हाँ। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। बिल्कुल, यही वजह है कि लिटन के बाद जब लॉर्ड रिपन आए तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तो उन्हें भारत का उद्धारक तक कह दिया। ये ब्रिटिश नीति में एक पेंडुलम स्विंग जैसा था। हाँ, एक तरफ लिटन जो दबाना चाहते थे, और दूसरी तरफ रिपन आए जिन्होंने मरहम लगाने की कोशिश की। और उन्होंने आते ही सबसे पहले लिटन के वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। प्रेस को आजादी वापस मिल गई। सही। हाँ, और उन्होंने कई सकारात्मक काम किए। 1881 में पहली नियमित जनगणना शुरू करवाई, जो तब से हर 10 साल पर होती है, और 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिसे हम आज की पंचायती राज व्यवस्था की नींव कह सकते हैं। रिपन का मानना था कि भारतीयों को अपने स्थानीय मामले खुद संभालने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उनका एक कदम उन पर ही भारी पड़ गया, इल्बर्ट विधेयक, जिसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने की बात थी। इसके खिलाफ तो अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये विद्रोह क्यों हुआ। ये विरोध सिर्फ कानूनी नहीं था, ये नस्लीय था। अंग्रेजों को ये गवारा नहीं था कि कोई काला भारतीय जज उनके गोरे लोगों पर फैसला सुनाए। अच्छा। उनके लिए ये साम्राज्य की पूरी सामाजिक व्यवस्था को उलटने जैसा था। इसी नस्ली अहंकार ने श्वेत विद्रोह को जन्म दिया, और रिपन को विधेयक में संशोधन करने पर मजबूर होना पड़ा। तो रिपन ने जो एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की, वो ज्यादा दिन नहीं चला। उनके बाद आए लॉर्ड डफरिन। उनके सामने क्या चुनौती थी? डफरिन के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। एक संगठित भारतीय राजनीतिक आवाज, कांग्रेस। जी। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डफरिन ने तो इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक भी उड़ाया था। उन्हें लगा होगा कि पढ़े लिखे भारतीयों के लिए अपनी भड़ास निकालने का एक सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यही सेफ्टी वॉल्व
एक दिन पूरे साम्राज्य के बॉयलर को ही उड़ा देगा। खैर, अब हम उस वायसरॉय पर आते हैं जिनका नाम सुनते ही एक ही चीज जहन में आती है, बंटवारा। लॉर्ड कर्जन। कर्जन की विरासत को समझना हो तो उनके सारे अच्छे कामों पर 1905 का बंगाल विभाजन भारी पड़ता है। वो एक बेहद काबिल प्रशासक थे। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुधारा, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए आयोग बनाया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। हाँ, स्मारकों से उन्हें बड़ा लगाव था, सुना है। बहुत। वो ताजमहल को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने उसकी मरम्मत पर बहुत ध्यान दिया। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संवार रहे थे और दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक एकता को तोड़ रहे थे। यही कर्जन का असली चेहरा था। 1905 में उन्होंने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा और बेशर्म उदाहरण था। लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी आग लगाई जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। कर्जन ने जो चिंगारी बंगाल विभाजन से लगाई थी, वो उनके जाने के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय तक आग बन चुकी थी। मिंटो ने इस आग को बुझाने की जगह उस पर और घी डाला। कैसे? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिससे अंग्रेजों का पूरा समर्थन हासिल था। और फिर आए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? मतलब ये कि कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। इसने भारतीय समाज में राजनीतिक तौर पर पहली बार धर्म के आधार पर एक कानूनी दीवार खड़ी कर दी। ये वो जहर था जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन की नींव रखी। तो कर्जन ने जमीन बांटी और मिंटो ने सियासत बांट दी। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में अंग्रेजों को थोड़ा झुकना पड़ा, है ना? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का दबाव इतना जबरदस्त था कि 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए तो दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया गया। इसी दरबार में 2 बड़े ऐलान हुए। पहला, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, और दूसरा, भारत की राजधानी अब कलकत्ता की जगह दिल्ली होगी। ये राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दिल्ली आना हार्डिंग के लिए शुभ नहीं रहा। जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। बिल्कुल, 23 दिसंबर 1912 की घटना है ये। हार्डिंग बच गए, लेकिन ये हमला इस बात का सबूत था कि अब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष सिर्फ याचिकाओं तक सीमित नहीं था। उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां भी शामिल हो चुकी थी। सही कहा। और फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने दुनिया के साथ साथ भारत की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम गांधी युग में प्रवेश कर रहे हैं। लॉर्ड चम्सफोर्ड का कार्यकाल मतलब 1916 से 1921 तो भारतीय इतिहास के कुछ सबसे काले पन्नों का गवाह है। बहुत ही उथल पुथल भरा दौर था वो। एक तरफ गांधी जी भारत की राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, दूसरी तरफ विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इनाम देने की जगह रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून थमा दिया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। जी, यानी किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। और इसी कानून के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। एक ऐसी घटना जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। उस हत्याकांड ने अंग्रेजों के तथाकथित न्यायप्रिय होने के नकाब को नोचकर फेंक दिया। इसने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी जी को खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तो अब लड़ाई सिर्फ कुछ अधिकारों की नहीं रही थी। नहीं, अब लड़ाई पूरी आजादी यानी स्वराज की हो गई थी। इसके बाद लॉर्ड इरविन के समय तक 1926 से 31 तक तो ये लड़ाई और तेज हो गई। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन गो बैक के नारे। हाँ, और फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, सविनय अवज्ञा, जिसकी शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा से। जी, नमक पर लगे टैक्स के खिलाफ एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि वाइसरॉय इरविन को गांधी जी के साथ बराबरी पर बैठकर समझौता करना पड़ा, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। और ये भी एक रोचक तथ्य है कि वाइसरॉय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले वाइसरॉय इरविन ही थे। ये एक प्रतीकात्मक क्षण था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक भारतीय नेता को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत की।
अब सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक राजनीतिक संभावना लगने लगा था। अब हम आजादी की दहलीज पर हैं। लॉर्ड लिनलिथ गो का कार्यकाल सबसे लंबा था, 1936 से 1943 तक। जी। इनके समय में तो दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। और इस विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1939 में जब भारतीयों से पूछे बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया गया तो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। सही। फिर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग देश पाकिस्तान की मांग रख दी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब उनका यहाँ टिकना नामुमकिन है। और फिर अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका मिशन बहुत स्पष्ट था, एग्जिट। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए और उनका एकमात्र काम था सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन एक कीमत पर। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर भूल जाने वाला तथ्य है। बिल्कुल। तो ये था कैनिंग के पहले वाइसरॉय बनने से लेकर माउंटबेटन के समय भारत की आजादी तक का एक तूफानी सफर।